नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं ट्रिपल सी की प्रैक्टिस सेट में। क्या आपका भी ट्रिपल सी का पेपर इसी सितंबर माह में होने वाला है? तो यह वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से ट्रिपल सी का पेपर आता है ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। टोटल 50 क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव और ट्रू फॉल्स। तो आपको क्लास के अंत तक जरूर जुड़ा रहना है, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी ट्रिपल सी की तैयारी बिल्कुल ठीक उसी प्रकार होने वाली है जिस प्रकार से ट्रिपल सी का पेपर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, और सारी बातें हम क्लास के बीचों बीच करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए टेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर? तो जो भी साथी इंग्लिश मीडियम के होंगे वो अपनी इंग्लिश पढ़ते जाएंगे। मैं यहाँ पर सारा कुछ हिंदी में बोलने वाला हूँ और साथ में एक्सप्लेन भी। तो याद रखेंगे, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस F12 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है टेबल को इंसर्ट करने के लिए? तो कंट्रोल प्लस F12 का। और आपसे पूछ सकता है, लिब्रे ऑफिस राइटर का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो क्या होता है? तो याद रखेंगे, लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम होता है डॉट ओडीटी ओपन डॉक्यूमेंट टेस्ट। इस बात को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। और आप देखेंगे प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और साथ में आपको एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण मिलेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? क्योंकि कंप्यूटर को चलने के लिए कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, तो पूछा गया कौन सा नहीं है। अब पेपर में आपके चेंज होकर क्वेश्चन आने लगे हैं। पहले पूछा जाता था कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपको वहां पर सिर्फ एक ऑप्शन छांटना पड़ता था जो आपका सही होता था। लेकिन यहाँ पर आपके 3 ऑप्शन सही होंगे और सिर्फ एक ही ऑप्शन गलत होगा। तो यहाँ पर आपको 3 सही ऑप्शन छांटने हैं। पूछा गया कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर 3 ऑपरेटिंग सिस्टम है और सिर्फ एक को छोड़कर। तो आप जानते हैं लाइनक्स हमारा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, और हमारा जो डीओएस है वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन जो ऑरेकल है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ऑरेकल क्या है? तो ऑरेकल आपका एक प्रकार का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। जैसे आप यहाँ पर एक्सप्लेन में देखेंगे, लाइनक्स हो गया, विंडो हो गया और डीओएस हो गया, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि जो आपका ऑरेकल है ये एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत ये आपको ऑरेकल आता है। इस बात को अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यूपीआई के माध्यम से प्रति लेन देन की अधिकतम राशि क्या है? यदि आप यूपीआई के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करते हैं तो प्रतिदिन प्रति लेन देन की अधिकतम राशि क्या है? तो वो है आपकी एनपीसीआई द्वारा तय की गई है, वो है 1 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही आंसर होगा। मतलब जो आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है इसके माध्यम से यदि आप प्रति लेन देन अधिकतम राशि एक दिन में कितना ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वो है आपका 1 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया था कि जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, राइटर का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो आप को मैंने अभी बताया था, राइटर का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है डॉट ओडीटी। तो यदि आपसे पूछे राइटर का, तो होता है ओडीटी। पूछा गया यहाँ पर लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो याद रखेंगे, लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है डॉट ओडीएस। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है डॉट ओडीएस। और आपसे पूछ सकता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो वो होता है डॉट ओडीपी। आप इन तीनों को अच्छे से याद रखेंगे। राइटर का होता है डॉट ओडीटी, राइटर का ओडीटी, और कैल्क का ओडीएस, और इम्प्रेस का डॉट ओडीपी। तीनों एक्सटेंशन नेम आप अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि जो आपका लिब्रे ऑफिस है उसमें आपका राइटर आ जाता है, कैल्क आ जाता है और इम्प्रेस आ जाता है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछ जाते हैं और काफी अधिक मात्रा में 15 से 20 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ऑब्जेक्ट और ट्रू फॉल्स को मिलाकर आपके एग्जाम में 2 प्रकार के क्वेश्चन है, तो आएंगे आपके ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी होने वाले हैं। तो वीडियो के अंत में जरूर बताना है कि टोटल 50 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रकार का डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको ट्रिपल सी के सारे पीडीएफ प्रोवाइड किए जाते हैं। जो पिछली क्लास हो चुकी हैं उनके पीडीएफ मिलेंगे आपको, जो मैथन क्लास हुई है उनकी पीडीएफ भी आपको उसी टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको
उसकी लिंक मिल जाएगी या आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, सक्सेस माय गोल के नाम से ही आपका टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है, तो आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। पूछा गया है ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? यदि आप ईमेल को भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन-सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है? व्हिच प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड फॉर सेंडिंग मेल? तो याद रखेंगे, यहाँ पर भेजने की बात की जा रही है, तो याद रखेंगे एसएमटीपी। एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यदि आप मेल को भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एसएमटीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग करना होता है, जबकि प्राप्त करने के लिए पीओपी3 और आईमैप दोनों प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन भेजने के लिए एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। और आपसे पूछ सकता है एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है आईएमईआई का पूर्ण रूप क्या है? जो आपका आईएमईआई नंबर होता है, तो आपने मोबाइल में देखा होगा, आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर होगा। प्रत्येक मोबाइल डिवाइस का 15 अंकों का विशिष्ट कोड होता है। जब आपका मोबाइल चोरी हो जाता है या किसी प्रकार से खो जाता है और आप उसको ढूंढने जाते हैं, तो आपसे मांगा जाता है कि जब आपने मोबाइल खरीदा हो तो उसमें आपको बॉक्स मिला होगा, उसमें आपका आईएमई नंबर होगा, जिसके माध्यम से आपका फ़ोन ट्रैक होगा। तो वो आपके कितने अंकों का होता है? 15 अंकों का होता है, और उसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ऑप्शन नंबर आपका आइडेंटिटी, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला हमेशा किस प्रतीक से शुरू होता है? यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी फॉर्मूला आप लगाते हैं, तो आपको सबसे पहले कौन से चिन्ह का प्रयोग करना होता है? तो याद रखेंगे, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले आपको बराबर चिन्ह का प्रयोग करना होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा। मतलब जैसे आपने औसत का फॉर्मूला एवरेज लगाया, जोड़ने के लिए सम फंक्शन का प्रयोग किया, अधिकतम वैल्यू के लिए आपने मैक्स फंक्शन और न्यूनतम वैल्यू निकालने के लिए मिन फंक्शन का, मतलब कोई भी फॉर्मूला आप प्रयोग करेंगे, तो सबसे पहले आपको बराबर चिन्ह का प्रयोग करना होगा, अन्यथा वो फॉर्मूला आपका काम नहीं करेगा। तो इस बात को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। ये आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क का है, और आपको कमेंट में बताना है कि आखिर लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो क्या होता है, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को अभी अभी जस्ट पढ़कर आए हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी मेमोरी आपकी नॉन वोलेटाइल प्रकृति की होती है? मतलब सीधा क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? निम्नलिखित में से कौन सी एक है नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी को हिंदी में कहते हैं गैर वाष्पशील। ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, कैच या रजिस्टर। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है उसको पूछा गया है, तो सिर्फ यहाँ पर एक नॉन वोलेटाइल है, जबकि जो 3 है वो आपकी वोलेटाइल मेमोरी है। तो 3 वोलेटाइल मेमोरी कौन सी हैं? तो जो आपकी रैम होती है वो एक है वोलेटाइल मेमोरी है, कैश वोलेटाइल है, और रजिस्टर, ये तीनों आपकी वोलेटाइल मेमोरी है। जबकि जो आपका रोम है, रोम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रोम आपकी ये नॉन वोलेटाइल है, और जिसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन आपका भी यहाँ पर सही आंसर होगा। ये आपके नॉन वोलेटाइल है, जबकि ये तीन आपकी, इन तीनों को नाम भी याद रखेंगे, रैम, कैश, रजिस्टर, ये तीनों ही आपकी वोलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत आ जाती हैं। बिजली जाने के बाद भी आपका डेटा सुरक्षित रहता है, तो वो होता है रोम। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बिजली जाने के बाद जो अपना डेटा खो देते हैं, तो वो होते हैं आपके अस्थायी वोलेटाइल मेमोरी होती हैं। जैसे आपका रैम, जो भी आप काम करते हैं वो सारा रैम में जाना अनिवार्य होता है, लेकिन लाइट जाने के बाद वो सारा डेटा ऑटोमेटिकली अपना नष्ट कर देती हैं। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? जो आपका आरटीजीएस होता है, आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखेंगे, आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। याद रखेंगे आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और यदि आप इसका यूज करते हैं, तो इसमें पूछा जाता है कि कम से कम कितने रुपए ट्रांसफर करने होते हैं। तो यदि आप आरटीजीएस के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करते हैं, तो कम से कम आपको वहां पर 2 लाख रुपए ट्रांसफर करने होते हैं। इससे न्यूनतम राशि इसमें ट्रांसफर नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है आपका पीएमजेडीवाई खाता खोलने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो वो है आपकी 10 वर्ष। कम से कम 10 वर्ष के आप होने चाहिए। यदि आप पीएम प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाता खुलवाना चाहते हैं, तो व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? तो उसकी आयु 10 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा। 10 वर्ष से अधिक हो सकते हैं, लेकिन उससे कम नहीं। विंडो में खुले हुए एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? मतलब कहने का, जैसे आप विंडो में कुछ काम कर रहे हैं, आपने एमएस वर्ड भी खोला हुआ है, गूगल क्रोम भी खोला हुआ है,
और साथ में 1 से 2 अदर सॉफ्टवेयर भी खोले हुए हैं, जैसे आपने फाइल मेन्यू खोले हुए हैं और भी सारे काफ़ी मेन्यू खोले हुए हैं। तो उसके बीच आपको स्विच करने के लिए जैसे आपने एक टैब में खोल लिया, यूट्यूब चला लिया, दूसरे टैब में आपने दूसरा क्रोम खोलकर उसमें आपने कोई काम कर रहे हैं, कुछ गूगल जेमिनी, चैट जीपीटी कोई भी सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रहे हैं, तो उनके बीच स्विच करने के लिए आपको किसका प्रयोग करना होता है, तो उसके लिए आप ऑल्ट प्लस टैब बटन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ऑल्ट प्लस टैब बटन के माध्यम से। जैसे आप ऑल्ट के साथ टैब बटन दबाएँगे तो आपका अगला, फिर अगला, इस प्रकार से आपको सारे दिखते रहेंगे कि आखिर आप किस सॉफ्टवेयर पर जाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन-सा क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन-सा क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है? तो याद रखेंगे, जो क्लाउड स्टोरेज होती है मतलब ये डेटा आपका कहीं न कहीं पर स्टोर होता है और वो आपको जैसे कह सकते हैं दिखाई नहीं देता। जैसे आपके मोबाइल में जो डेटा सेव है आपको पता चलता है कि आपकी मेमोरी क जो मोबाइल की मेमोरी है उसमें डेटा सेव है। लेकिन जैसे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हो गया, उसका जो डेटा है वो आपका क्लाउड पर सेव है। कैसे क्लाउड पर सेव है कि आप कि जैसे इंस्टाग्राम आईडी है, आप उसको किसी भी मोबाइल में या किसी भी डिवाइस में लॉगिन करेंगे, तो वहीं पर आपका डेटा पूरा दिख जाएगा। जितनी आपने रील डाले होंगे, वीडियो डाले होंगे, सिर्फ़ आपको अपना आईडी और पासवर्ड डालना है, वहीं पर आपका जो भी कंटेंट है, सारा कंटेंट दिखाई देगा। तो कहीं न कहीं पर आपका डेटा वो क्लाउड में सेव है। तो क्लाउड में सेव है, तो उसका उदाहरण कौन-सा है? तो वो है आपका गूगल ड्राइव। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पहली स्लाइड शो शुरू करने के लिए, मतलब आपने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सारी स्लाइड बना ली हैं और आप चाहते हैं कि आप किसी भी स्लाइड पर हैं, लेकिन जब आप स्लाइड को शुरू करें तो वो स्लाइड आपकी 1 नंबर जो आपकी पहली स्लाइड है उससे शो होना शुरू हो, तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए आप F5 का प्रयोग करेंगे। F5 जैसे ही आप बटन प्रेस करेंगे, जो आपकी पहली स्लाइड है उसी से आपकी स्लाइड रन होना स्टार्ट हो जाएँगी। लेकिन आपसे पूछे कि आप जिस स्लाइड पर हैं, जैसे आप 10वीं स्लाइड पर हैं, 15वीं स्लाइड पर हैं और उसी स्लाइड से स्लाइड रन होना स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? शिफ्ट प्लस F5 का। मतलब कहने का कि यदि आपसे पूछे कि आप जिस स्लाइड पर हैं, करंट स्लाइड शो के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए F5। और पहली से शुरू करने के लिए पहली आ जाए तो उसके लिए F5 का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूआर कोड का पूर्ण रूप क्या होता है? तो याद रखेंगे क्यूआर का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। इस बात को आप अच्छे से जानते हैं और आप इसका दैनिक जीवन में प्रयोग भी अधिक मात्रा में कर रहे हैं। किस नेटवर्क टोपोलॉजी में एक केंद्रीय हब या कंट्रोलर की आवश्यकता होती है? मतलब ये क्वेश्चन आपका नेटवर्क टोपोलॉजी से है। जैसे आपकी रिंग टोपोलॉजी हो गई, बस टोपोलॉजी हो गई, स्टार टोपोलॉजी हो गई और आपकी मैश टोपोलॉजी हो गई, जो सबसे महंगी और सबसे अच्छी मानी जाती है, वो होती है आपकी मैश टोपोलॉजी। और एक केंद्रीय हब होता है, वो कौन-सी टोपोलॉजी में होता है? तो वो आपकी स्टार टोपोलॉजी में होता है। और स्टार टोपोलॉजी किस प्रकार की होती है? तो आप यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से एक हब होता है और इस हब से आपकी ये सारी डिवाइस है जुड़ी होती हैं। तो एक केंद्रीय हब किसमें होता है? तो केंद्रीय हब होता है आपका इस प्रकार से। केंद्रीय हब होता है किसमें? तो केंद्रीय हब आपका स्टार टोपोलॉजी में होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है? आखिर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में जो आपका पेज खुला हुआ है, आप उसको अधिकतम कितने परसेंट तक जूम कर सकते हैं? तो वो है आपका 600%। और कम से कम कितना होता है? तो कम से कम आपका 20% होता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। वहीं पर आप अगला क्वेश्चन, जैसे आपने राइटर का देख लिया जूम, तो राइटर कितना होता है? राइटर का आपने देखा कि 600%। कैल्क का पूछे तो कैल्क का होता है आपका 400% और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का 3000%। ये मान लीजिए इनमें से एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर फँसने ही फँसने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछ जाता है। और ये अधिकतम है और यहाँ पर आप न्यूनतम देखेंगे, न्यूनतम कितना होता है? तो 20 है, 20 और इम्प्रेस का होता है 5%। इन तीनों को भी आप अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि इन 6 में से आपका एक ना एक क्वेश्चन पूछ जाने वाला है। और जो आपको 3 एक्सटेंशन नेम बताए, आप उन 3 को भी याद रखेंगे। तो इस प्रकार से आपके 3 और 3 6 और 3 9 क्वेश्चन तो सीधे-सीधे होगा कि ये आपके एक ना एक 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में सीधे देखने को मिलने ही वाले हैं। ईमेल में बीसीसी का अर्थ क्या होता है? जो मेल होती है आखिर उसमें बीसीसी का अर्थ क्या होता है? तो याद रखेंगे ईमेल में बीसीसी का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल में बीसीसी का अर्थ क्या होता है? तो बीसीसी का अर्थ होता है
ब्लाइंड कार्बन कॉपी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और आपसे पूछ सकता है ईमेल में सीसी का अर्थ क्या होता है? तो ईमेल में सीसी का अर्थ होता है कार्बन कॉपी। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो वो है आपका लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जबकि आपका एमएस ऑफिस, विंडो और एडोब ये आपके क्लोज सोर्स है। इसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, कहीं ना कहीं पैसे की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जो आपका लिब्रे ऑफिस है वह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यू स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यू स्लाइड जोड़ने के लिए हम प्रयोग करेंगे कंट्रोल+M का। कंट्रोल+M के माध्यम से आप न्यू स्लाइड को जोड़ सकते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। अगला क्वेश्चन है ट्विटर से। आप सभी जानते हैं, यदि नहीं भी जानते तो याद रखेंगे ट्विटर का जो पुराना नाम है, जो ट्विटर का नया नाम है वो क्या है? तो एक्स। ट्विटर का जो नया नाम है एक्स पर ट्वीट में अधिकतम वर्णों की अनुमति कितनी है? मानक खाते के अनुसार तो वो है आपकी 280, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। और आप सब जानते हैं ट्विटर का लोगो क्या है वर्तमान में? एक्स, और इस प्रकार से वो काला और व्हाइट से मिलकर बना हुआ है, तो इस बात को भी अच्छे से याद रखेंगे। भारत में मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के लिए कैसे यूएसएसडी कोड का प्रयोग किया जाता है? तो इस बात को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। यूएसएसडी से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये इसका कोड क्या होता है? तो याद रखेंगे इसका कोड होता है *99#। यूएसएसडी का कोड कितना होता है? तो वो होता है *99#। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPv4 पते का आकार कितना होता है? जो आपका IPv4 एड्रेस होता है आखिर वो कितने बिट का होता है? तो सबसे पहले जानेंगे IPv4 की फुल फॉर्म क्या होती है। तो वो होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। और इसका एड्रेस कितने बिट का होता है? तो वो होता है आपका 64 बिट का। और वहीं पर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर 50 क्वेश्चन बताए, तो ये मान के चलिए लगभग 60 से 70 क्वेश्चन तो आपके यहाँ पर क्लियर होने ही वाले हैं। जब आप इस क्लास को एक बार देख लेंगे तो आपको एक बार इस क्लास को दोबारा से रिपीट करके जरूर देख लेना है 2x की स्पीड में। और साथ में रिवीजन के लिए आपको इन क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते जाना है, क्योंकि आप पढ़ कितना भी लेंगे लेकिन साथ में थोड़ा थोड़ा सा रिवीजन करते चलेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है। जैसे 50 क्वेश्चन है जो आपको बन रहे हैं, आप उनको नहीं लिखेंगे अपनी कॉपी में, लेकिन जो नहीं बन रहे हैं उनको आप साथ में अपनी कॉपी में छोटी सी एक एक दो दो लाइन में लिखेंगे। और जब जिस दिन भी आपका एग्जाम होगा और एग्जाम के एक दिन पहले आप उन सारे क्वेश्चनों को एक बार में रिवाइज कर लेंगे तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन होने वाला है। तो आपसे उम्मीद रहेगी कि आप जो क्वेश्चन नहीं बने हैं और उनको आप कॉपी में जरूर लिखेंगे, और एक बार इस वीडियो को उन सभी साथियों में जरूर शेयर करेंगे जिनका भी SSC के एग्जाम होने वाला है। क्योंकि मैं यहाँ पर आपसे ना तो कोई पेड प्रमोशन है, ना किसी प्रकार से मतलब कोई आपसे पैसा लिया जा रहा है। बस आपको जितना अच्छा पढ़ाने का अनुभव है मेरा, और जिस प्रकार से क्वेश्चन फंसते हैं, जिस प्रकार से ट्रिपल सी का पेपर आता है, ठीक उसी प्रकार से सारी इन्फॉर्मेशन एग्जाम से संबंधित जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर सक्सेस माई गोल पर मिलने वाले है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलता है। आप यहाँ पर पिछला व्यू चेक भी कर सकते हैं, पिछला रिकॉर्ड चेक भी कर सकते हैं कि जो मैथन क्लास है आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे पॉपुलर पे देखेंगे तो काफ़ी अच्छा प्यार मिला है आप सभी साथियों को। तो एक बार वीडियो को सभी साथियों में जरूर शेयर करेंगे, और जो भी साथी SSC दिव्यास्त्र 2.0 PDF को लेना चाहते हैं तो वह PDF आपका केवल 49 रुपये का विशेष ऑफर के साथ, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। सितंबर के पहले सप्ताह में आपका एग्जाम होगा, तो उस PDF का प्राइस था 99, लेकिन बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था सर 99 ज़्यादा रुपए होते हैं, लेकिन उसको हमने कम करके 50% ऑफ करके आपको यह PDF है केवल 49 रुपये में आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया जाएगा। इसके अंदर खासियत क्या होने वाली है? तो इस PDF के अंदर आपका जो SSC का ऑफिशियल सिलेबस है उसको पूरा कराया गया है वन लाइन फॉर्म में, जो इम्पोर्टेंट है। और साथ में 9 चैप्टर हैं, तो 9 चैप्टर के आपके हर चैप्टर के 200 क्वेश्चन, मतलब 1800 क्वेश्चन है। थ्योरी है, जैसे आप यहाँ पर क्लास में देख रहे हैं, क्वेश्चन भी है, एक्सप्लेन भी है और ऑप्शन भी हैं। तो आपके हिंदी मीडियम वालों के लिए यह PDF है, इंग्लिश में नहीं है। तो आप उस PDF को परचेज कर सकते हैं। PDF को लेने के लिए दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, और आपको लिखना है हेलो सर PDF। तो आपके पास स्कैनर आएगा, जैसे ही आप 49 रुपये पे कर देते हैं तो तुरंत आपके पास वो PDF पहुंच जाएगा।
आप उस पीडीएफ को ये मान के चलिए जैसे 9 चैप्टर है तो आप धीरे-धीरे करके चैप्टर भी कंप्लीट कर जाएँगे। जैसे पहला चैप्टर है आपने 1 दिन का टारगेट दिया है कि 1 दिन में मुझे 1 चैप्टर कंप्लीट करना है। तो आप थ्योरी पढ़ लेंगे 1 दिन में और 1 दिन में आप एमसीक्यू पढ़ लेंगे तो मतलब आपके 2 दिन में 1 चैप्टर कंप्लीट होगा, 18 दिन में आपके वो चैप्टर सारे कंप्लीट हो जाएँगे, साथ में आपके यहाँ पर क्लास चल रही है और 18 दिन आपके पास अभी वर्तमान में समय बचा भी हुआ है। एक हिसाब से 15 दिन भी बचा हुआ है, तो आप उसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर लेंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम है, तो आप थोड़ा उसमें ज़्यादा मेहनत करेंगे क्योंकि क्लास आपकी चलने वाली है और साथ में आपकी एडमिट कार्ड आने के बाद आपकी मैथन क्लास भी चलने वाली है, तो यकीन मानिए आपकी तैयारी यहाँ पर बहुत अच्छी होने वाली है। कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप पर या डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एईपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? जो एईपीएस होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखेंगे एईपीएस का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। जैसे ये क्वेश्चन मैंने बताया आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, तो इस क्वेश्चन को आपकी कॉपी में लिखना चाहिए क्योंकि ये फुल फॉर्म है और अधिकतर पूछी जाती है एईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फुल फॉर्म आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, क्योंकि अभी आपने फुल फॉर्म देखी तो फुल फॉर्म में भी जैसे आप देखेंगे एडवांस दे दिया, इलेक्ट्रॉनिक दे दिया, एक-एक अक्षर चेंज कर करके एक-एक वर्ड चेंज कर करके आपसे वहाँ पर क्वेश्चन गलत कराने का पूरा प्रयास किया जाता है क्योंकि बच्चे पेपर आया है, तो उसमें ऑफ़कोर्सली वो ऐसे बनाते क्वेश्चन कि बच्चे अधिकतर गलत करें। अगला क्वेश्चन क्योंकि आप कोई भी पेपर देंगे तो उसमें आपको हमेशा परखा जाता है कि आप अच्छे से अच्छे और जितना आपने पढ़ा है उसी हिसाब से आपके क्वेश्चन फँसें और उसी प्रकार से आपके पेपर में आएँ। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पहली सीट का डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है? जैसे आपने लिब्रे ऑफिस कैल्क कभी चलाया हो, तो उसमें आपने देखा होगा नीचे लिखा होता है सीट 1, सीट 2, सीट 3 इस प्रकार से लिखा होता है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा और प्लस का चिन्ह भी होता है जिसको दबाने से आपकी बगल में नई सीट आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है? तो याद रखेंगे स्पेलिंग को चेक करने के लिए आप F7 का प्रयोग करेंगे और आपसे जैसे पूछेगा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए किसका प्रयोग होता है? तो F7 का प्रयोग होता है और वहीं पर आपसे एक शॉर्टकट की पूछी जाती है थिसॉरस खोलने के लिए किसका प्रयोग होता है? थिसॉरस खोलने के लिए थिसॉरस का मतलब होता है समानार्थी शब्द, जैसे आपका विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, उसके लिए शिफ्ट प्लस F7 का प्रयोग होता है। 25 क्वेश्चन पूरे हुए, टोटल 50 क्वेश्चन है तो आपको अंत तक जुड़ा रहना है। निम्नलिखित में से कौन-सा एक इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस कौन-सा है? तो मॉनिटर एक आउटपुट है, प्लॉटर आउटपुट है और आपका स्पीकर है वो भी आउटपुट है, जबकि जो ओएमआर है वह एक प्रकार का आपका इनपुट डिवाइस है। याद रखेंगे ओएमआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर या आपको रिकॉग्निशन भी वहाँ पर मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है? जैसे आपने एक नाम सुना होगा सेव, लेकिन सेव आपकी जो फाइल आप पहली बार कोई फाइल बनाते हैं और उसको आप सुरक्षित करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सेव करते हैं। लेकिन आप फाइल पहले बना चुके हैं और आपको उस फाइल में कुछ एडिट करना है और ऐड करने के बाद आप उस फाइल को नए नाम से सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का प्रयोग करना होता है, तो मतलब सेव एज के लिए कंट्रोल शिफ्ट एस, जैसे सेव एज लग गया तो एज के लिए आपका शिफ्ट आ गया और सिर्फ सेव पूछता तो उसके लिए कंट्रोल एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है आईओटी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? यदि आप किसी दस्तावेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्रयोग करें कंट्रोल प्लस पी का। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। भारत में 24x7 तत्काल फंड ट्रांसफर करने की कौन सी प्रणाली काम में लाई जाती है? मतलब जो 24x7 मतलब 24x7 का मतलब हो गया कि दिनों के जो आपका सातों दिन और 24 घंटे हर समय जो प्रक्रिया चलती है वो कौन-सी है फंड ट्रांसफ़र करने के लिए? तो वो है आपकी आईएमपीएस, जिसका फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, जो आपके 24 घंटे तत्काल फंड ट्रांसफ़र की सुविधा देता है और आप आईएमपीएस का फुल फॉर्म याद रखेंगे इमीडिएट पेमेंट सर्विस विथ मीनिंग के फुल फॉर्म को याद कर लेंगे। लिब्रे ऑफिस में वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे वर्तमान में
जो आपकी लिब्रे ऑफिस में वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए आप कंट्रोल डब्ल्यू का प्रयोग करेंगे और आप यदि कंप्यूटर को शट डाउन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको Alt प्लस F4 का प्रयोग करना होता है। शट डाउन करने के लिए Alt F4। कौन सा मेलवेयर वैध सॉफ्टवेयर का रूप धारण करता है? तो मतलब कहने का कौन सा मेलवेयर है जो आपको वैध सॉफ्टवेयर के रूप में दिखे, मतलब कौन सा हानिकारक सॉफ्टवेयर है जो आपको लगेगा कि ये मेरे लिए काम का है लेकिन वो काम का नहीं होता है, एक प्रकार का हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है। तो वो होता है आपका ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स होता है कि आपको लगे ये मेरे बहुत काम का है लेकिन वो काम का नहीं होता है। सिर्फ़ ऊपरी दिखावा करता है कि आपके लिए काम का है लेकिन कहीं न कहीं से उसमें वायरस होते हैं, कहीं न कहीं आपके लिए हानिकारक होता है, सिस्टम के लिए हानिकारक होता है। तो ट्रोजन हॉर्स होता है, आपको लगेगा ये मेरे काम का है या आपको अच्छा लगेगा। जैसे वही बात है कि कोई चीज़ आपको ऊपर से लग रही है ये बहुत अच्छी है, लेकिन जब आप उसके अंदर जाके देखेंगे तो कहीं न कहीं आपको वो नुकसान पहुँचाती है। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है? जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ होता है, आखिर वो कितना होता है? तो डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि आप कभी भी किसी भी लिब्रे ऑफिस को खोलते हैं तो उसका साइज़ आखिर कितना मिलता है। तो याद रखेंगे डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि उसका डिफ़ॉल्ट मतलब जब उसको बनाया गया होगा तो इस प्रकार से बनाया होगा, क्योंकि कम से कम जो साइज़ होता है वो होता है 6 से और अधिक से अधिक 96। लेकिन आप देखें ना तो 6 मिलता है ना 96 मिलता है। कितना मिलता है हमें? तो वो मिलता है हमें 12। ऑप्शन आपका बी सॉरी ऑप्शन सी आपका सही होगा, क्योंकि जो एक डिफ़ॉल्ट कर दिया गया है कि आप जैसे ज़ूम परसेंटेज 100, मतलब कोई चीज़ आपकी नियत कर दी गई है कि आप कुछ करे भी ना तो वो नियत कितना रहेगा, तो नियत होती है वो होती है डिफ़ॉल्ट 12। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। और डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट पूछे तो वो होता है आपका लिबरेशन सेरिफ। इस बात को भी आप अच्छे से याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर का। कौन सा उपकरण विभिन्न प्रोटोकॉल वाले दो अलग-अलग नेटवर्कों को जोड़ता है? तो वो जोड़ता है आपका ऑप्शन सी गेटवे। विभिन्न अलग-अलग विभिन्न प्रोटोकॉल वाले अलग-अलग नेटवर्क को जोड़ने का काम होता है, वो होता है आपका गेटवे का। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। और जो एटीएम कार्ड आपने सभी ने सुना होगा, तो आपको कमेंट में बताना है जो आपका एटीएम कार्ड होता है आखिर वो अ, कितने अंकों का होता है, मतलब जो एटीएम कार्ड होता है उसमें टोटल कितने अंक होते हैं, उसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। और पूछा गया है एटीएम में सीवीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एटीएम में सीवीवी का फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। और ये कितने अंकों का होता है? तो ये आपके 3 अंकों का होता है। इस बात को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। सीवीवी का फुल फॉर्म कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू और यह टोटल 3 अंकों का होता है। और आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपके एग्जाम में 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर चुके हैं और यहाँ से आपके 15 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। आपकी एग्जाम में भी लगभग 60 से 65 क्वेश्चन आएँगे, 4 ऑप्शन वाले जैसे आप पढ़ चुके हैं। और 30 से 35 क्वेश्चन या 35 से 40 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स आएँगे, जिसमें आपको आंसर देना होगा कि ये क्वेश्चन आपका सही है या गलत है। तो आप इस वीडियो को एक बार उन सभी साथियों में ज़रूर शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि आपकी तैयारी यहाँ पर ठीक पेपर जैसी होने वाली है। पूछा गया है निम्नलिखित में से, मतलब जो आपका सही गलत में आंसर देना है। रैम एक है वाष्पशील जो आपकी वोलेटाइल मेमोरी है। क्या रैम वोलेटाइल मेमोरी है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, आपने अभी बताया था जो रैम है वो हमारी कैसी है? रैम वोलेटाइल मेमोरी होती है, लाइट जाने के बाद अपना डेटा स्वतः ही खो देती है। इसको इसलिए अस्थायी वाष्पशील मेमोरी के रूप में जाना जाता है। जैसे आप वाष्प से समझ सकते हैं कि वाष्प पड़ती है, जैसे आप उबलते हो कोई चीज़ तो उसमें वाष्प पड़ती है और कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली हट जाती है, जब तक मतलब उसमें गर्म होता है, भाप होती है तो वो जमा रहता है और अचानक जैसी कहते हैं गैस बंद की तो वो भी हट जाता है। मतलब उसी प्रकार जब तक आप लाइट रहेगी तब तक काम करेगा, चलता रहेगा और जैसे लाइट जाएगी तो वो सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर होगा यहाँ पर सही। इस बात को आप यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पंक्तियों को अक्षर में दर्शाया जाता है। जो आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क में पंक्तियाँ होती हैं, क्योंकि जो आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसमें रो होती हैं और पंक्तियाँ होती हैं। तो याद रखेंगे रो और कॉलम होते हैं, जो खड़े हुए होते हैं उनको कॉलम कहा जाता है और जो लेटी हुई लाइन होती हैं उनको रो कहा जाता है। तो यही पूछा गया जो रो होती हैं उनको अक्षरों से दर्शाया जाता है। तो याद रखेंगे जो रो होती हैं उनको नंबर से दर्शाते हैं, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। इसलिए इसका आंसर होगा यहाँ पर फ़ॉल्स। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा। आप यहाँ पर देखेंगे जो आपके रो होती हैं उनको संख्याओं से दर्शाया जाता है, जबकि जो कॉलम होते हैं उनको अल्फ़ाबेट से दर्शाया जाता है।
इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। लाइनक्स एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप इस क्वेश्चन को भी पढ़कर आए थे, जो लाइनक्स है वो किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लाइनक्स एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसलिए इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि लाइनक्स यहाँ पर मालिकाना कहा गया, प्रॉपर्टी कहा गया है, जबकि वो आपका ओपन सोर्स के अंतर्गत आता है। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का प्रयोग किया जाता है। तो ये शॉर्टकट कुंजी आपके लिए बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको याद रखेंगे। सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का प्रयोग होता है, इसलिए इसका आंसर होगा यहाँ पर सही। और सब स्क्रिप्ट करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो सब स्क्रिप्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का प्रयोग करेंगे। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट में अंतर कितना होता है, तो जो सुपर होगा वो ऊपर जाता है और जो सब होता है वो नीचे आता है। मतलब जैसे आपका ए का स्क्वायर और एच का 2 नीचे, मतलब जो नीचे जा रहा है वो आपका सब है, जो ऊपर जा रहा है वो आपका सुपर है। पूछा गया अगले क्वेश्चन में नेफ्ट। नेफ्ट का फुल फॉर्म पहले जान लेंगे। नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। दिन भर बैच सेटलमेंट के आधार पर काम करता है, तो बिल्कुल सही होगा आंसर, क्योंकि जो नेफ्ट होता है वो किस प्रकार से काम करता है, तो वो आपका बैच सेटलमेंट के अकॉर्डिंग काम करता है, बैच प्रोसेसिंग उसका वर्क चलता है। एक ईमेल पते में रिक्त स्थान जो स्पेस होता है, क्या वह हो सकता है, तो आपका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि आपने कोई भी ईमेल आईडी देखी होगी तो उसमें खाली स्थान नहीं होता। जैसे कि कुछ नाम डाला, क्योंकि पहले होता है यूजर नेम, उसके बाद बीच में एक चिन्ह आता है जिसको एट द रेट कहा जाता है, जो ए बना होता है, उसके बाद होता है डोमेन नेम। तो एक ईमेल आईडी में सिर्फ एक ही एट द रेट चिन्ह होता है और उसमें स्पेस जो रिक्त स्थान होता है उसका भी प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स है। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया था क्या एक ईमेल आईडी में रिक्त स्थान हो सकता है, तो आंसर होगा फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने के लिए कंट्रोल एंटर का प्रयोग किया जाता है या कंट्रोल प्लस एंटर बटन दबाया जाता है। तो पेज ब्रेक का मतलब होता है कि जैसे कि आपका कर्सर जहाँ पर भी है वहीं से एक नया पेज आ जाए। मतलब आपका कर्सर जैसे इस पेज में जो पूरा पेज है और आपका कर्सर इस लाइन पर है, और जैसे ही आप कंट्रोल एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप सीधे नए पेज पर पहुंच जाएंगे। जी पूरा पेज बना रहेगा और आप सीधे एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सही। पेज ब्रेक करने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर आपने नाम सुना होगा, यदि नहीं सुना है तो जब आपने अपना ट्रिपल सी का फॉर्म भरा होगा तो वहाँ पर आपकी एक अपार आईडी जो एबीसी आईडी के नाम से जानी जाती है वो बनी होगी डिजी लॉकर ऐप में। तो डिजी लॉकर भारतीय नागरिकों को 1 जीबी मुक्त क्लाउड स्टोरेज प्रदान करता है। जो हमारा जो डिजी लॉकर है वो कितनी स्पेस देता है, तो वो होता है 1 जीबी का स्पेस देता है, तो आंसर आपका होगा सही। डिजी लॉकर पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कितने जीबी का स्टोरेज होता है, तो 1 जीबी का होता है। और इसमें आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सभी को जो आपके भारत सरकार द्वारा मान्य डॉक्यूमेंट होते हैं उन सभी को रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस जो आपका ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस की फाइलों एमएस ऑफिस पर एडिट नहीं की जा सकती। जो आपकी मतलब ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस की फाइलें हैं, क्या आप उनको एमएस ऑफिस पर एडिट नहीं कर सकते या नहीं की जा सकती, तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे एक्सपेरिमेंट में जो आपके आधुनिक एमएस ऑफिस हैं इन ओपन फॉर्मेट फाइलें जैसे आपकी राइटर की, कैल्क की, इम्प्रेस की को आसानी से खोला और एडिट किया जा सकता है। मतलब जो आपकी राइटर, कैल्क, इम्प्रेस की फाइलें हैं उनको आप जो आपका नया एमएस ऑफिस उसमें आप उसको खोल सकते हैं और उसको एडिट मतलब चेंज भी कर सकते हैं। फिशिंग धोखाधड़ी वाले ईमेल या साइटों के माध्यम से संवेदनशील जानकारी चुराने का प्रयास किया जाता है। यह एक प्रयास जो फिशिंग है ये एक धोखाधड़ी से ईमेल या साइटों के माध्यम से जानकारी चुराने का एक प्रयास है, तो आंसर होगा बिल्कुल सही। जैसे आपने फिशिंग से समझ में आता है मछली पकड़ने वाला, और आपने देखा हो कभी मछली पकड़ते हुए तो वो हल्का अपना
कांटा डालते हैं और उसमें मछली खाने के लिए आती है और मछली उसमें फँस जाती है। मतलब उसको ऐसे दिखाया जाता है कि धोखे के माध्यम से कि मछली खाने अपना खाना खाने के लिए आ रही है और खाने के चक्कर में वो उस जाल में फँस जाती है, उस कांटे में फँस जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से फ़िशिंग धोखाधड़ी वाले ईमेल या साइट में आपके पास कोई मेल आया, उसमें कुछ लिखा है कि आपको ये फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा होगा और आप उस पे क्लिक कर देते हो तो आपका डेटा वहाँ से चोरी हो जाता है, जानकारी आपकी चुराने का प्रयास क्या कहलाता है? वो फ़िशिंग कहलाता है। मतलब कहने का फ़िशिंग नकली पहचान बनाकर पासवर्ड, कार्ड नंबर या पिन चुराने वाला साइबर हमला है। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में संख्याओं का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट बाएँ होता है। जो हमारी संख्याएँ होती हैं, क्या उसका डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट बायाँ होता है? जैसे हमारी ये 2 सेल बना लेते हैं हम यहाँ पर, छोटी-छोटी बनाते हैं, 2 सेल बनाई मैंने। तो यदि आप इसमें अल्फ़ाबेट लिखेंगे, एबीसीडी लिखेंगे तो आपकी बाएँ तरफ लिखेंगे और नंबर लिखेंगे तो वो आपके दाएँ तरफ लिखेंगे। इस बात को याद रखेंगे, तो वही कहा गया जो संख्याएँ हैं, क्या उनका डिफ़ॉल्ट बाएँ होता है? तो आंसर का फ़ॉल्स है। उनका अलाइनमेंट कहाँ होता है? उनका अलाइनमेंट होता है दाएँ तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है एचटीटीपी एचटीटीपीएस से अधिक सुरक्षित है, तो आंसर होगा आपका यहाँ पर फ़ॉल्स है क्योंकि एचटीटीपीएस का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर और एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब क्योंकि जो एस वाला होता है वो सिक्योर होता है लेकिन यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपका आंसर होगा फ़ॉल्स क्योंकि आप यहाँ पर नीचे देखेंगे लिखा हुआ है एचटीटीपीएस में एसएसएल जो सिक्योर्ड सॉकेट लेयर होती है वो आपकी एन्क्रिप्शन होता है, अतः एचटीटीपीएस अधिक सुरक्षित होता है, ना कि एचटीटीपी। पूछा गया है जो सम फंक्शन है इसका उपयोग सामान्य जो आपके स्प्रेडशीट प्रोग्राम में एक मान्य फ़ॉर्मूला है, तो बिल्कुल सही है क्योंकि आप यदि संख्याओं का योग निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आप बराबर लगाएँगे, सम लिखेंगे और वहाँ पर रेंज को सिलेक्ट कर देंगे, तो उस रेंज में जो भी संख्याएँ होंगी उन सभी का योग निकाल के मतलब जोड़कर आपको आंसर दे देगा, इसलिए इसका आंसर होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड लास्ट जिसमें पूछा गया है फायरवॉल को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में लागू किया जा सकता है। जो फायरवॉल होता है उसको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में लागू किया जा सकता है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर सही। जो फायरवॉल होता है उसको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में लागू किया जाता है। फायरवॉल राउटर जैसे हार्डवेयर उपकरण और ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम जैसे सॉफ्टवेयर दोनों में उपलब्ध होता है। और आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है क्यूआर कोड केवल संख्यात्मक डेटा संग्रहित करते हैं, तो आंसर होगा फॉल्स क्योंकि आप किसी भी चीज़ का क्यूआर कोड बना सकते हैं। जैसे आप अपने इंस्टाग्राम आईडी का ही क्यूआर कोड, व्हाट्सएप का क्यूआर कोड, तो ज़रूरी नहीं केवल संख्यात्मक डेटा का ही आप उसमें संग्रहित कर सकें, केवल संख्याएँ बस ही संख्यात्मक डेटा उसको बस संग्रहित कर सकें। आप उसमें किसी भी प्रकार का अल्फ़ा न्यूमेरिक टेक्स्ट और यूआरएल और बाइनरी डेटा को भी स्टोर कर सकते हैं। इस प्रकार से आज की क्लास में आपने यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन पूरे हुए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने उन सभी साथियों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जिनका भी ट्रिपल सी का एग्ज़ाम होने वाला है। और जो ट्रिपल सी दिव्यास्त 2.0 है, आप उसको दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और साथ में आपको अपनी तैयारी के साथ एक काम और करना है कि आप जब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप वहाँ पर चैनल पे जाएँगे, वीडियो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और पॉपुलर पे क्लिक करेंगे, तो वहाँ पर आपको एक मैथन क्लास दिखेगी 600 क्वेश्चन की। तो इस वीडियो में टास्क देता हूँ कि आपको 2 दिन के अंदर वो 600 क्वेश्चन वाली मैथन क्लास देखनी है। आपके सामने भी वो 600 क्वेश्चन की मैथन आ गई होगी। तो मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।